हेलो, वेलकम बैक एवरीवन। तो हमने पिछली वीडियो के अंदर देख लिया था कि एक बैक्टीरिया है, तो उसकी सेल कैसी है, ये उसके अंदर कौन कौन से मॉडिफिकेशंस हैं, सेल के अंदर के मॉडिफिकेशंस क्या क्या हैं, ये हमने सब कुछ देख लिया है। अब हम आगे चलते हुए इसको कंटिन्यू करते हुए हम आते हैं अब सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन के ऊपर। तो टाइम ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट पर काम करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट पे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं जो ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक सेल हैं, यहाँ पे लिखा है मोस्ट नॉट ऑल। आप इन चीज़ों के ऊपर अच्छे से फोकस करिएगा। जो इसके ऊपर जो एनसीईआरटी ने लिखा है, इसके अंदर लिखा है मोस्ट। तो मोस्ट मतलब ज़्यादातर। ये ज़्यादातर जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर ये मॉडिफिकेशन सबके सबके अंदर नहीं है। पर्टिकुलरली बैक्टीरिया, ज़्यादा बैक्टीरिया के अंदर है। हैव ए केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप, यानी कि जो सेल है उसके बाहर की तरफ, उसके आउटर साइड में एक कॉम्प्लेक्स केमिकल एनवेलप है। अब हम आगे देखेंगे वो एनवेलप है किसकी और वो काम क्या करती है। तो इसके अंदर कंटिन्यू करते हुए, सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर स्ट्रक्चर, यानी कितने स्ट्रक्चर हैं, 3 लेयर। तो हम देखेंगे कौन कौन से हैं वो। द आउटर मोस्ट, यानी कि आप ये समझिए कि ये मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, तो ये आप देखिए, तो ये है इनर और ये आउटर साइड, आई फॉर इनर एंड ओ फॉर आउटर साइड। तो ये कहता है द आउटर मोस्ट ग्लाइकोकाइलेक्स, यानी कि सबसे बाहर वाली हो गई ग्लाइकोकाइलेक्स, फॉलो बाय द सेल वॉल। तो सेकंड पर आ गई सेल वॉल। और जैसे कि पहले आपको पता है और मैंने बताया भी है कि द मोस्ट इनर लेयर इज ऑलवेज सेल प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे अंदर वाली जो होगी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। ऑल थॉट ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे लिखी हुई है कि सब ये सोचते हैं कि तीनों लेयर्स हैं वो अलग अलग काम करती हैं, उनका अलग अलग फंक्शन है। बट इसके अंदर क्या है कि जो बैक्टीरिया है उसके अंदर ये जो तीनों के तीनों लेयर है ना, वो कंबाइन फॉर्म में काम करती है। और कंबाइन फॉर्म में क्या काम करती हैं, प्रोटेक्शन देती हैं बैक्टीरिया को। आउटर जो उसके इन्वायरमेंट है उससे करती हैं प्रोटेक्ट, में बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए ये काम किया जाता है। अब हम देखते हैं इसके अंदर देख, एक्ट टुगेदर एज ए सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। अब देखिए बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में बांटा गया है। तो पहले तो ये मान लीजिए बैक्टीरिया, और इसको 2 ग्रुप में बांट दिया गया है। एक है ग्राम पॉजिटिव, अनदर इज ग्राम नेगेटिव, सॉरी अनदर इज ग्राम नेगेटिव। तो अब ये है कैसे और कैसे नहीं, पहले इसको समझाते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको कैसे होते हैं ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव, किस हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले तो है एक ग्राम स्टेन। जो एक साइंटिस्ट हैं ग्राम, उन्होंने एक स्टेन बनाई, यानी कि एक प्रकार की लिक्विड है जो कि स्टेनिंग का काम करता है। स्टेनिंग यानी किसी के ऊपर जैसे इंक डाल देते हैं और इंक का कलर आ जाता है तो स्टेन हो जाता है। ब्लू कलर डाला तो ब्लू स्टेन है, येलो डाला तो येलो स्टेन है, और ग्रीन डाला तो ग्रीन स्टेन है। तो इसी हिसाब से ग्राम स्टेन होती है। तो कुछ बैक्टीरिया हैं जो ग्राम स्टेन को, जैसे कि मान लीजिए बैक्टीरिया है और इसके ऊपर मैंने स्टेन डाल ली है, और स्टेन इसने अपने सॉरी जो स्टेन है वो आउटर साइड में आकर लग गई है, पहला केस है। और जो सेकंड केस है, इसके अंदर आप देखिए ये एक बैक्टीरिया है, स्टेन डाल ली, बट जो स्टेन है वो इसके आउटर सरफेस एरिया पे कवर ना करके नीचे की तरफ चली गई, या फिर मतलब जिसको वॉश करने के ऊपर वो गायब हो गई। तो जो ये गायब हो गई, जो ये स्टेन सॉरी जो स्टेन गायब हो गई है, जो स्टेन गायब हो गई, तो ये कैसे हुआ, तो मैं आपको बताता हूँ। जो आउटर लेयर है, जो जिसको हम ग्लाइकोकाइलिक्स कहते हैं, वो 2 हैं। स्लाइम लेयर हो सकती है, यानी कि बाहर कोई लेयर हो सकती है, और बाहर लेयर नहीं भी हो सकती है। और स्लाइम लेयर या कैप्सूल वो डिफरेंट बात है, वो हो भी सकती है नहीं हो सकती है। अब मैं आपको कहता हूँ कि ये एक लेयर है, एक ये लेयर है, मैंने कुछ स्टेन डाली तो कुछ तो ऐसा होगा पार्ट जो इसके अंदर फिक्स हो जाएगा,
2 लेयर के बीच में फिक्स हो जाएगा, और एक पार्ट होगा कि उसके अंदर ये फिक्स नहीं हो पाएगा, यानी कि एक सिंगल लेयर है, इसके ऊपर स्टेन डाल ली, तो जब इसको वॉश करेंगे तो ये वॉश हो जाएगा और इसके अंदर फिक्स हो जाएगा। तो आप ये खुद थिंक करके देखिए कि जिसके पास 3 लेयर होंगी वो स्टेन कैरी कर पाएगा, जिसके पास 3 लेयर नहीं होंगी वो स्टेन कैरी नहीं कर पाएगा। और ये भी देखिए, अगर जिसके पास 2 ही प्रोटेक्टिव यूनिट हैं वो कम, और जिसके पास 3 प्रोटेक्टिव यूनिट हैं वो ज़्यादा, यानी कि जिसके पास ज़्यादा प्रोटेक्टिव यूनिट होंगी वो स्ट्रांगली बिहेव करेगा, और जो कम होगा तो वो लूज़ करेगा। इसका एग्जांपल आप ई कोलाई याद रखें। ई कोलाई जो है, जो मोस्ट कॉमन हमारा बैक्टीरिया भी है, वो है ई कोलाई। तो जो ई कोलाई है, ई कोलाई, ये ग्राम पॉजिटिव है। जो ये है बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, और आप बस इतना ही याद रखिएगा। अब आगे लाइन टू लाइन दोबारा पढ़ते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि कैसे क्या होता है और कैसे क्या नहीं होता है। इसके बाद भी कोई आपका क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। यहाँ तक हमने कर लिए थे मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू द स्टेनिंग, यानी कि स्टेनिंग को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, यानी कि कैरी कर पा रहे हैं तो ग्राम पॉजिटिव है, और नहीं कर पा रहे तो नहीं। जैसे कि मैंने को बताया, डेवलप बाय द ग्राम, दोज टेक अप द ग्राम स्टेन आर ग्राम पॉजिटिव एंड दोज डो नॉट टेक अप द ग्राम आर ग्राम नेगेटिव। तो मैं जैसे आपको पहले बता चुके हैं और इसको समझा भी चुका हूँ। अब आते हैं मेन, तो जो ये लेयर है गाइकोकाइलेक्स, तो इसकी कंपोजिशन और थिकनेस ये अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग होती हैं। किसी के अंदर थिकनेस ज़्यादा होती है, किसी के अंदर कम होती है। ये डिपेंड करता है बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया। जैसे कि इट वुड बी लूज, यानी कि लूज सीथ टाइप है, यानी कि पतली झिल्ली सी है, तो इसको स्लाइम लेयर बोल देंगे। और कुछ के अंदर ये थिक है और टफ है। आप इनको आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको याद रखिए, ये आपके हमेशा काम आने वाली चीज़ें हैं। तो कैप्सूल है, टफ है ये। इसके बाद आपको पता है कि सेल वॉल आ जाएगी, डिटरमाइन द शेप एंड, ये याद रखिएगा। ये जो लाइन है ये हमेशा याद रखिएगा कि जो सेल वॉल होती है, चाहे वो प्लांट में हो या फिर बैक्टीरिया में हो, किसी के भी अंदर हो, जो सेल वॉल है ना, उसका मेन पर्पस क्या होता है कि एक तो जब कोई बैक्टीरिया है, इसने इनटेक किया वाटर का, मान लीजिए वाटर का इसने इनटेक किया, तो वाटर की वजह से ये बैक्टीरिया फट ना जाए, यानी कि ब्लास्ट ना हो जाए, तो इसको बचाने के लिए बाहर एक आउटर लेयर है जिसको सेल वॉल कहते हैं। तो इसका काम क्या होता है कि इसको एक तो शेप देना बैक्टीरिया को, या किसी पर्टिकुलर सेल को शेप देना, और उसका साइज डिटरमाइन करना, और सबसे ज़्यादा ब्रस्टिंग और कोलेप्सिंग, यानी कि ना तो वो पिचक जाए और ना वो फूल कर फट जाए। ये दोनों ही कंडीशन से बचाती हैं। और इसको फूलने को ट्रेजिडिटी कहते हैं। ये हम प्लांट के अंदर पढ़ेंगे, जब प्लांट फिजियो पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि ये ट्रेजिडिटी वगैरह और ये सब कुछ वहाँ पे अच्छे तरीके से क्लियर कर हो पाएगा। आगे चलते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली, ये याद रखिएगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है, सेलेक्टिवली परमेबल, मतलब वो ऐसा नहीं कि हर सब्सटेंस को अंदर आने दे रही है। सेलेक्टिव यानी कि वो पहले देखती है कि जो सब्सटेंस आने वाला है, जो मॉलिक्यूल आएगा सेल के अंदर, वो सेलेक्ट होकर आएगा। ऐसे नहीं कि सब कुछ अंदर आया जा रहा है, वो सेलेक्ट होकर आएगा। जबकि जो सेल वॉल होगी उसके अंदर वो कोई सेलेक्टिव नहीं होगी, वो परमेबल है। जो सेल वॉल है वो कैसी है, परमेबल, कोई सेलेक्टिव परमेबल नहीं है। जबकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सॉरी ये पी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो कैसी है, सेलेक्टिवली परमेबल, यानी कि वो चीज़ों को सिलेक्ट करके अंदर डालेगी और वो सिलेक्ट नहीं करेगी। तो ये इनका बिग डिफरेंस भी है दोनों के अंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज द मीजो, अब ये मैंने आपको पहले भी आप वहाँ पर भी मैंने बताया था इससे पहले वाली वीडियो के अंदर कि मीजोसोम्स क्या हैं, तो इसके अंदर भी आप देख लीजिए। द स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, यानी कि मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है मीजोसोम, विच इज फॉर्म बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा, किसका है, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल, यानी कि ये मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, ये इसकी सेल वॉल है बैक्टीरिया की, तो ये क्या करती है, कई बार अंदर की तरफ आ जाती है,
ये अंदर की तरफ आ जाती हैं। तो इन अंदर की तरफ आने को हम क्या कहेंगे, मीजोजोम्स। इनको हम मीजोजोम्स कहेंगे। इनको मीजोजोम्स कहेंगे, मीजोजोम्स। तो ये मीजोजोम्स कैसी होती हैं? दिस एक्सटेंशंस आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, वेसिकल्स की टाइप में हो सकती हैं। ट्यूब्यूल, ये ट्यूब्यूल्स की टाइप में भी हो सकते हैं। लेमिना, यानी कि ये ऐसे लेमिनल फॉर्म में भी हो सकती हैं, लेमिनल फॉर्म में भी पाई जा सकती हैं। तो ये है इस पर्टिकुलर का, इस पेज का जो लास्ट पॉइंट था यहाँ तक था। अब ये आगे कंटिन्यू करते हैं, हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो आगे कंटिन्यू करते हैं, हम देखते हैं इस पेज के ऊपर। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। फॉर्मेशन, ये जो मीजोजोम से किस किस में, अभी याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, एनसीईआरटी के साइड में लिख लीजिएगा कि किस किस के अंदर फॉर्म करेंगी। फॉर्मेशन में, डीएनए की रेप्लिकेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दो डॉटर सेल, यानी कि जब बैक्टीरिया डिवाइड करेगा और दो भागों में टूटेगा तो उसको भी ये मीजोजोम्स की हेल्प से ही होता है। दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, यानी कि ये इनका माइटोकॉन्ड्रिया की तरह भी एक्ट करेगा। जैसे आगे बढ़ाऊंगा माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो सॉरी, ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह भी एक्ट करेगा। सीक्रेशन प्रोसेस में भी यही काम करता है। टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, अब इस सरफेस, जैसे कि आपको पता है जब ये अंदर की तरफ इनफोल्ड हो जाएगा किसी बैक्टीरिया के अंदर, तो यानी कि इससे क्या बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया बैक्टीरिया का। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट, इस सरफेस एरिया के बढ़ने से बहुत से एंजाइम्स हैं जो इन सरफेस एरिया पे होते हैं, और वो एंजाइम्स को वर्क करने के लिए, काम करने के लिए जगह मिल जाती है। इस एरिया की ज़रूरत होती है उनको, एंजाइम्स को, वो उनको मिल जाती है। तो इसके ऊपर पर्टिकुलर ये है। इन सम प्रोकैरियोटिक लाइक साइनोबैक्टीरिया, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गा, देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन द साइटोप्लाज्म आर द, ये देखिए, अब ये है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप इसको मार्क कर लीजिएगा, आप जो अपनी एनसीईआरटी के अंदर लिख लीजिएगा। और मेरा मानना तो यह है कि एनसीईआरटी की हर लाइन ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही सोच समझ के लिखी गई है। तो इनके अंदर होते क्रोमेटोफोर्स, यानी कि क्रोमेटोफोर्स होते क्या हैं, जैसे कि जो ये प्लांट का सेल है, उस सेल के अंदर हमें एक पर्टिकुलर क्लोरोप्लास्ट दिखाई देता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है कि फूड सिंथेसिस करता है, फूड की को बनाता है। तो ये फूड बनाते हैं बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया फूड बनाते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गा कहते हैं। तो वो, उनके अंदर कोई मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर तो है नहीं, तो उनके पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है, यही मीजोजोम्स। तो मीजोजोम्स उनके अंदर एक्ट करता है फूड मेकिंग के लिए भी। अब ये याद रखिएगा, इस लाइन का हो चुका है। हम अब आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया सेल मे बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। इफ मोटाइल दे हैव ए थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन, यानी कि मोटाइल यानी कि वो चलने के काबिल हैं या नहीं हैं, वे दोनों हो सकते हैं। चल भी सकते हैं कुछ बैक्टीरिया, कुछ नहीं भी चल सकते। दे हैव, जो चलते हैं यानी कि जो मूव कर पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, लोकोमोट कर पाते हैं। हैव ए थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन, यानी कि बैक्टीरिया के पास बाहर की तरफ एक फिलामेंट मिलेगा। ये फिलामेंट क्या काम करेगा, फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजिला। ये थिन मेम्ब्रेन एक्सटेंशन है फ्रॉम देयर सेल वॉल, यानी कि सेल वॉल से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेल वॉल, और इससे बाहर निकलता हुआ ये। तो ये जो बैक्टीरिया का फ्लैजिला, बैक्टीरिया शो ए रेंज नंबर अरेंजमेंट ऑफ, देखो अब ये एक सिंगल भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, बहुत तरफ हो सकता है बैक्टीरिया की। मतलब आप ये माने कि अगर ये थोड़ा स्पाइरल शेप है तो इसके इस तरफ भी मिलेंगे और इस तरफ भी मिलेंगे, ये दोनों तरफ आपको फ्लैजिला भी मिल सकते हैं। ये मल्टी भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं, ये बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया डिपेंडेंट होते हैं। और ये देखिए, द बैक्टीरिया फ्लैजिलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट। अभी देखिए कि बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला 3 पार्ट से बना हुआ है, हम वो अच्छी तरह समझते हैं 3 पार्ट हैं क्या। तो जो बैक्टीरिया का फिलामेंट है, इसके 3 पार्ट बताए हैं, एक फिलामेंट, एक हुक, एक बेसल बॉडी। मतलब
हाई क्लास में आपको ये पढ़ने को मिलेंगे कि ये है क्या और ये कैसे क्या होते हैं। तो मैं फ़िलहाल आपको थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये कोई है बैक्टीरिया आपका, ये बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल आप समझ गए होंगे, बाहर वाली सेल वॉल, अंदर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो फिलामेंट हैं, यानी कि जो बाहर का पार्ट होता है वो फिलामेंट होता है, जो ये पार्ट इसे अटैच होता है इसको हुक बोला जाता है, और जो ये अंदर की तरफ होता है लोकेटेड इनसाइड द बैक्टीरिया उसको हम बेसल बॉडी बोलते हैं। वो बेसल बॉडी होती है। तो क्या तीन पार्ट हो गए, फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी। आप इनका एक सीरीज से याद रखिएगा कि सबसे बाहर फिलामेंट, फिर हुक एंड देन बेसल बॉडी। ये इतना ही बहुत रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो तीन पार्ट हो चुके हैं। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस। तो सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन क्या, कौन सा बताया, फिलामेंट। ये आप देख भी सकते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन फिलामेंट बनाया है। एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड, यानी कि सेल सरफेस से बाहर की तरफ निकलता है। बिसाइड फ्लैजिला, कुछ के अंदर पिल्लाई और फिमरी भी होती हैं। अब ये देखते हैं पिल्लाई और फिमरी क्या है। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, मान लो ये बैक्टीरिया है, तो इनके पास इतना बड़ा फ्लैजिला ना होकर छोटे 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 आउट ग्रोथ होती हैं, बिल्कुल हल्की 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 हल्की। आपने पिक्चर्स में कभी फोटोज़ में देखा भी होगा कोई इस तरीके टाइप का बैक्टीरिया। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं, जो इनकी पिलाई और फिमरे की होती हैं, तो ये ज़्यादातर काम क्या करते हैं, तो ये लोकोमोशन के अंदर काम करते हैं, और ये अटैचमेंट के अंदर, यानी कि बैक्टीरिया को चिपकने की, बैक्टीरिया को किसी के साथ अटैच होना है तो उसके अंदर भी ये काम करती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया डून, अब ये देखें ध्यान से, प्लेन ऑल्सो सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया बट डू नॉट प्ले रोल इन मोर्टेलिटी, यानी कि ये चलने में काम नहीं करती। मैंने को बताया है कि ये बैक्टीरिया को सिर्फ और सिर्फ अटैचमेंट के लिए होती हैं। पिलाई आर द इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन, यानी कि पिलाई स्पेशल प्रोटीन बना होता है, इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। वेयर द फिमरे स्मॉल ब्रिस्टल लाइक, ये फिमरे हैं सारे सारे, ये ब्रिस्टल लाइक होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन आउट द सेल से बाहर निकले हुए हैं। इन सम बैक्टीरिया दे आर नोन टू हेल्प अटैच द बैक्टीरिया, मैंने को बताया बैक्टीरिया को अटैच करते हैं रॉक से, यानी कि मान लो कोई नदी बह रही है, तो नदी में पानी है, और पानी का आपको पता भी है प्रेशर तेज़ होता है नदी में या कहीं और, तो ये बैक्टीरिया कहीं बहकर सीधे समुद्र में चला जाए, और समुद्र में साल्ट की कंडीशन होने के कारण बैक्टीरिया की डेथ भी हो सकती है। हालांकि वहाँ भी कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, पर वो अलग होते हैं। तो पर्टिकुलर इस बैक्टीरिया को बताया जा रहा है। तो ये क्या करता है कि ये कोई मानिए, और ये कोई पत्थर है, तो पत्थर को बैक्टीरिया से चिपकने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, इन फिम्ब्रे पिलाई का यूज़ किया जाता है। और होस्ट टिश्यू, यानी किसी को बैक्टीरिया को चिपकना है तो उस होस्ट टिश्यू का भी प्रयोग करता है। और हम अब आगे देखते हैं। अब आप ये देखिए, अब हम आते हैं राइबोसोम। तो मैंने आपको पहले बताया था कि राइबोसोम क्या है। ये प्रोकैरियोट में भी पाया जाता है और यूकैरियोट में भी पाया जाता है। तो दे आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि बैक्टीरिया में है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में एसोसिएट मिलेंगे, यानी कि मैंने आपको बताया कि ईआर का फंक्शन भी कर सकते हैं। मिजोजोम रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती है, ईआर का फंक्शन भी करती है, यानी कि प्रोटीन की सिंथेसिस जो राइबोसोम करता है तो वो कहीं अटैच होकर करता है, तो वो एग्जैक्ट ईआर भी एग्जैक्ट लाइक मिजोसोम्स ईआर की तरह भी बिहेव करती हैं। दे आर, अब ये देखें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर, ये 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर साइज होते हैं। मेड, देखिए बैक्टीरिया जो राइबोसोम है उसके दो पार्ट होते हैं, एक ये पार्ट, एक ये स्मॉल पार्ट। नीचे वाले को स्मॉल पार्ट कहते हैं, और एक को थोड़ा सा इसको बड़ा कर लीजिए, इसको लार्ज पार्ट कहते हैं। दो पार्ट में होते हैं। जब भी कोई प्रोटीन बनानी होती है तो ये डीएनए है, तो डीएनए में पहले स्मॉल पार्ट आके अटैच होगा, उसके ऊपर फिर बिग पार्ट आएगा, और ये फिर मूव करना शुरू करता है, और इसके अंदर अमीनो एसिड अटैच करते हुए ये प्रोटीन की सिंथेसिस कर देता है। तो बेसिकली ऐसे काम करता है ये एक आपका राइबोसोम। हम आगे पढ़ेंगे कि राइबोसोम, अगर आप आगे हायर एजुकेशन में बीएससी में या फिर आप एमएससी करते हैं तो उसके अंदर आपको पता चलता है कि इसकी भी 3 अलग अलग प्रोसेस होती हैं, कि बैक्टीरिया के अटैचमेंट, फिर 3 प्रोसेस, टू टस
ये अलग अलग हैं, ये आप हायर एजुकेशन में पढ़ेंगे। फ़िलहाल तो इतना ही सही है एनसीईआरटी के हिसाब से। तो हम अब आगे देखते हैं। तो ये 2 यूनिट होती हैं, यानी कि बड़ी यूनिट को हम कहते हैं 50s, छोटी को 30s, और दोनों को मिला देते हैं तो ये कितना बनता है 70s। यानी कि अब ये पूछेंगे आप दोनों को मिलाने पे बनना तो 80 चाहिए था, 5 और 3 8, पर ये है 70। तो ये क्या होता है कि ये माना गया है कि जो ये S जो है, यानी कि ये इसकी यूनिट है। ये यूनिट कैसे डिसाइड की गई कि एक ट्यूब ली गई, एक ट्यूब का साइज़ देखा गया, उस साइज़ के अंदर से बताते हैं कि राइबोसोम्स को अंदर डालते हैं, और कुछ राइबोसोम यहाँ फंस जाते हैं, कुछ राइबोसोम निकल जाते हैं। तो जो निकलते हैं उनको 70s कह देते हैं, जो नहीं निकल पाते हैं उनको 80s बोल दिया जाता है। तो ये देखिए 50 और 30 से 70 राइबोसोम है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बोलते हैं। राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, मैंने आपको बताया प्रोटीन बनाते हैं। सर्वोलाइसोम में अटैच टू ए सिंगल एमआरएनए, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर क्या करते हैं कि एक ही एमआरएनए के ऊपर ये बहुत से राइबोसोम आके अटैच हो जाते हैं और मल्टी प्रोटीन बना देते हैं। एक ही साथ एक ही एमआरएनए से मल्टी प्रोटीन बनती हैं। अब याद रखिएगा किस पे अटैच होते हैं, एमआरएनए पे, नॉट टीआरएनए, एसआरआरएनए और अदर टाइप ऑफ आरएनए, इट्स ओनली अटैच टू एमआरआरएनए। और ये चेन कॉल्ड एज पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। इसको पॉलीराइबोसोम, यानी पॉली मतलब मैनी, राइबोसोम राइबोसोम, और पॉलीसोम मतलब पॉली मतलब मैनी, सोम्स मतलब राइबोसोम्स। राइबोसोम एज पॉलीमर एंड ट्रांसलेट टू एमआरएनए इनटू द प्रोटीन बना देते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, इंक्लूजन्स बॉडी। देखिए द रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। जैसे कि एनिमल सेल है या फिर पर्टिकुलर प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल के पास आप देखेंगे तो वैक्यूल पाया जाता है एक। सो वैक्यूल क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है, स्टोर हाउस का काम करता है। वो सब्सटेंस को, एंजाइम्स को और अदर जो नीड की ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको स्टोर करता है, और वो एक्ट एज ए स्टोर हाउस करता है। पर मैंने आपको पहले बताया कि इनके अंदर कोई सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल तो है नहीं, तो इनके अंदर इंक्लूजन्स बॉडी पाई जाती हैं। तो दे आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, उनके पास किसी प्रकार की मेम्ब्रेन नहीं होती। एंड लाइफ फ्री इन द साइटोप्लाज्म, वो साइटोप्लाज्म में फ्री घूमते हैं। ये रिजर्व कैसे होते हैं, देखिए फोस्फेट ग्रेन्यूल्स, या एक जोन के अंदर ग्रेन्यूल्स मिलेंगे, बैक्टीरिया के अंदर फोस्फेट के मिल सकते हैं, या फिर साइनोफाइन्स ग्रेन्यूल्स मिलते हैं। ग्लाइकोजन्स ग्लाइकोजन्स मतलब बेसिकली स्टार्च होती है, उसको स्टोरेज किया जाता है एनिमल्स के अंदर, तो उसको ग्लाइकोजन बोल देते हैं। तो ये स्टार्च का स्टोरेज हाउस भी मिल सकता है। या गैस वैक्यूल, यानी कि गैस से खाली वैक्यूल है, जो कि गैस का बना हुआ है। जैसे मान लीजिए पानी के अंदर कोई बुलबुला हो, इस प्रकार से गैस वैक्यूल है। फाउंड इन द ब्लू ग्रेन एंड पर्पल ग्रेन फॉर फोटोसिंथेटिक, जो बैक्टीरिया हैं उनके अंदर मिलते हैं, याद कर लीजिएगा। और ये देख लीजिए कौन से बैक्टीरिया के अंदर हैं ये, ब्लू ग्रीन या पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो आपको बता देता हूँ कि ब्लू ग्रीन है वो सनलाइट से बनाते हैं, और जो कि पर्पल और या जो पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया हैं वो सल्फर का यूज़ करके या पोटासियम की एनर्जी का, सॉरी फॉस्फोरस की एनर्जी का यूज़ करके अपनी ज़रूरत की एटीपी या अदर एनर्जी बनाते हैं। वो डायरेक्ट सनलाइट का यूज़ नहीं करते, जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया होते हैं तो सल्फर और इनका यूज़ करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक शुरू होता है यूकैरियोटिक सेल, यानी कि यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल है क्या, और हम इसको देखते हैं अब। यूकैरियोटिक इंक्लूड्स ऑल प्रोटिस्ट, यानी कि जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसका पहला जो ग्रुप है प्रोटिस्ट, सेकंड जो ग्रुप है, सेकंड, फर्स्ट नहीं, फर्स्ट तो मोनेरा हो जाएगा, जो कि बैक्टीरिया है बेसिक। प्रोटिस्ट हैं, प्लांट हैं, एनिमल है, फंगई है। तो 4 ग्रुप तो ये आपके आ गए। इन यूकैरियोटिक सेल देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन, यानी कि मैंने जैसे बताया कि अगर ये कोई यूकैरियोटिक सेल है तो इसके अंदर अलग से और सेल ऑर्गेनेली मिलेंगी,
ये आप न्यूक्लियस मान लीजिए, डेंसली स्टेन्ड है, जो डेंस है, ये आपके न्यूक्लियस है। बाकी और हैं जैसे लाइसोसोम हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सॉरी, और अदर, ये आपको मिल जाएंगी। तो अब इसको पढ़ते हैं। थ्रो द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, यानी कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर मिलेंगी। पोजेज ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस, यानी कि एक न्यूक्लियस मिलेगा। विद इन न्यूक्लियर एनवल, यानी कि एक न्यूक्लियस है, तो ये इसके अंदर आप मान लीजिए, तो ये इसके अंदर आप ये क्रोमोसोम्स हैं, डीएनए हैं, तो इसकी बाहर एक एनवलप है, यानी कि एक बाहर की तरफ लेयर है। तो ये थोड़ा सा साइटोप्लाज्म से सेपरेट है। साइटोप्लाज्म से सेपरेट होने के कारण, एक न्यूक्लियर एनवलप के कारण ये सेपरेट है, तो इसको हम अब प्रॉपर न्यूक्लियस बोलते हैं। इन एडिशन यूकैरियोटिक सेल हैव ए वेराइटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर, यानी कि इनके पास लोकोमोटरी कॉम्प्लेक्स हैं, यानी कि इनके पास फाइबर्स हैं जिससे लोकोमोशन कर पाते हैं। साइटोस्केलेटन, यानी कि जो साइटोस्केलेटन इस जो न्यूक्लियस और अदर को छोड़कर जितना भी जो पार्ट बचता है, जो वॉल्यूम जो कैरी करता है सेल की, उसको साइटोस्केलेटन है। यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर पाया, यानी कि साइटोप्लाज्म को एक जगह स्थिर करने के लिए, एक जगह सॉरी, तो उसके पास एक साइटोस्केलेटन भी है। ऑल यूकैरियोटिक सेल आर नॉट आइडेंटिकल, यानी कि सभी की सभी एक जैसी समान नहीं होती। प्लांट एनिमल, मैंने को बताया कि सेल वॉल का डिफरेंस होता है, इसने भी बताया सेल वॉल का डिफरेंस है। प्लास्टिड का है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, जो कि एक ही चीज़ देखिएगा, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, वैक्यूल हमारे अंदर भी होते हैं पर वो छोटे साइज के होते हैं और सेंटर में कभी नहीं होते, साइड में होते हैं, जबकि प्लांट के अंदर वो लार्ज हैं और सेंटर में भी होते हैं। विच आर एबसेंट इन द एनिमल, जो कि एनिमल में एबसेंट है। ऑन अदर एंड एनिमल हैव ए सेंट्रियोल विच आर एबसेंट इन, देखो अब मैं आपको बताऊँ सेंट्रियोल क्या है। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि दो चीज़ें हैं जो कि बिना मेम्ब्रेन बाउंड है और एनिमल सेल के अंदर पाई जाती हैं। तो वो पहली तो हमें राइबोसोम पता है और दूसरी है सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल कुछ नहीं है, दो एक ये एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर हैं, जो कि सेल की एक साइड में मिलते हैं, एक तरफा मिलते हैं, जिनको सेंट्रियोल कहते हैं। इनका मेन काम होता है कि डिवीजन के वक्त ये फाइबर्स बनाते हैं, ये ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं और इनसे अलग अलग, सॉरी 1 मिनट, और इनसे जो क्रोमोसोम्स हैं वो अटैच होते हैं, और जो क्रोमोसोम्स अटैच हैं तो इनको सेपरेट करने के लिए जो है वो सेंट्रियोल काम करते हैं। ये आप इतना ही याद रखिएगा, विच आर ऑलमोस्ट एब्सेंट इन एनिमल सेल। तो आज के लिए तो इतना ही बहुत रहेगा, वैसे भी बहुत लंबी वीडियो हो गई है ये। बाकी की हम एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से बाद में समझते हैं, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और कोई कमी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, थैंक यू।